एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम और कमाल की बात में आपका वेलकम। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम ट्रंप और अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसका असर सिर्फ अमेरिका पे नहीं बल्कि सारी दुनिया पे पड़ता है। पहले भी पड़ता था और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अमेरिका सुपर पावर है, अब उतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर तो नहीं रहा, चाइना उसे पीछे छोड़ चुका है। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री पावर का सवाल है और जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, वो अब भी अमेरिका बहुत आगे। तो अमेरिका में इलेक्शन हुआ, जो बाइडेन जीत गए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो नहीं हारे और वो कहते हैं वो हारेंगे भी नहीं और वो कहते हैं कि वो फिर वापस आएंगे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं और वो व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं। इस तरह की सूरत इससे पहले कभी अमेरिका में देखी ही नहीं गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट इतना बेगैरत हो सकता है कि उससे सब कह रहे हैं, उसके बीवी बच्चे कह रहे हैं कि भाई तुम हार गए हो। उसका दामाद, उसकी बेटी कह रही है कि डैडी अब छोड़ दो व्हाइट हाउस, तुम हार गए हो। मगर वो कहता है नहीं, हम तो नहीं हारे। जो रिपब्लिकन पार्टी के इससे पहले के प्रेसिडेंट थे हारे हुए, बुश और दूसरे बड़े बड़े लीडर्स और खुद रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स कह रहे हैं कि भाई अब मान लीजिए हार, ग्रेसफुली मान लीजिए, क्यों बेइज्जत होकर निकलना चाहते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। यहाँ तक नौबत आ गई है कि ये कहा जाता है कि मिलियाना उनकी बीवी जो है वो उनसे डिवोर्स लेने वाली। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए हम तो नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्हें ये भी मालूम है कि अगर वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़े तो जहाँ तक मुझे इल्म है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसी हालत में उन्हें व्हाइट हाउस के अंदर हाउस अरेस्ट समझा जाएगा। वो व्हाइट हाउस में हाउस अरेस्ट होंगे, लेकिन अभी उसमें 54-55 दिनों की देर है, बल्कि मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा, 2 महीनों की। तो ये क्यों वो ये सब कर रहे हैं? अंग्रेजी में कहा जाता है कि देयर इज ए मेथड इन हिज मैडनेस। अगर आप हमारी ज़बान में बोले तो कहेंगे कि इनका ये पागलपन बहुत सोचा समझा है। एक बात जान लीजिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां खून करने वाला तो बच सकता है, मर्डर करने वाले को तो शायद माफ़ किया जा सकता है, लेकिन टैक्स चोरी करने वाले को नहीं माना जाता। बड़े बड़े टैक्स चोरों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैक्स के पेपर आज तक पेश नहीं किए हैं डिपार्टमेंट के सामने। जब तक वो प्रेसिडेंट थे तब तक वो बचे हुए थे, उनका ओहदा उन्हें बचा रहा था। वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो ये भी मुमकिन है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। और वो इस सिचुएशन को से बचने के लिए ये सारा पागलपन कर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा। उन्हें मालूम है कि जो बाइडेन अब अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, सारी दुनिया ने उनको मान लिया है, अमेरिकन पीपल ने उनको मान लिया है। अब ट्रंप के लिए कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा खुला नहीं रह गया है। तो ये तो एक रुख था। हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के हारने का और जो बाइडेन के आने का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारी कंट्री पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 कंट्री ऐसे हैं जिन पर ट्रंप के हारने का और बाइडेन के जीतने का सीधा असर पड़ सकता है।
पहला कंट्री सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब के जो इस वक्त रूलर तो वैसे शाह सलमान हैं, लेकिन सारा कामकाज जो है वो बेटे के हाथ में है, मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहा जाता है। तो असली रूलर जो है वो MBS ही है। उनके ऊपर क्यों असर पड़ा, मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा। जो इसराइल से जो मामला चल रहा था, डील ऑफ द सेंचुरी ट्रंप ने बनाया था, और अरब कंट्रीज़ और इसराइल के में ताल्लुकात जो थे नॉर्मल करने, मैं उसको भी एक साइज पर रखता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान की क्या परेशानी है? मोहम्मद बिन सलमान की परेशानी ये है कि जब वो जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था इस्तांबुल में सऊदी अरब की कौंसलेट के अंदर, और वैसा मर्डर कि तौबा, नहीं, इंसानियत की हदों से बहुत दूर, वहशियाना, जंगली। जमाल खशोगी के मर्डर में MBS का नाम लिया गया। वो गलत है या सही है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका नाम लिया गया। और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जो बाइडेन जिसके लीडर हैं, उन्होंने भी MBS के इन्वॉल्वमेंट पर सबके बारे में कहा था। दूसरे जो बाइडेन ने ये भी कहा था कि सऊदी अरब को जो हथियार ट्रंप ने देने का वादा किया है, हम वो हथियार नहीं देंगे। तीसरे, अमेरिका की एक अदालत में, वाशिंगटन की एक कोर्ट में, सऊदी अरब इंटेलिजेंस के एक्स चीफ, पुराने चीफ साद अल जबरी ने मुकदमा दायर किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कत्ल कराने की कोशिश की। मुझे मालूम नहीं कि अमेरिका की अदालत का कितना दायरा जो है वो सऊदी अरब को अंदर ले सकता है, या उसका ज्यूरिसडिक्शन सऊदी अरब पे है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत परेशान कुन बात है कि वहाँ की, और उसकी ये भी कहा जाता है कि उस अदालत ने सम्मन भी जारी कर दी MBS के लिए। दूसरी बात ये कि वो जो पैक करा रहे थे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, डील ऑफ द सेंचुरी, अरब कंट्रीज और इसराइल में, वो भी खटाई में पड़ गया है। क्योंकि कहा जाता है कि MBS तो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन उनके फादर मोहम्मद जो सलमान, शाह सलमान हैं, वो इस पर राज़ी नहीं थे। दूसरे, अमेरिका और मोहम्मद बिन सलमान MBS के बीच में जो कंटैक्ट का ब्रिज थे, राब्ते का पुल, वो थे ट्रंप के दामाद जेराल्ड कुश्नर। अब जेराल्ड कुश्नर की कोई हैसियत नहीं रही। कहा जाता है कि MBS कहते थे कि जब तक जेराल्ड कुश्नर हैं तब तक ट्रंप और अमेरिका मेरी जेब में है। अब वो नहीं है, लिहाजा वहाँ क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा कंट्री जो है वो हमारा कंट्री। हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती की गई थी, आप उसे नादानी कह लीजिए, आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा जोश कर लीजिए, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका जाकर हज़ारों के मजमे के आगे अब के बाद ट्रंप सरकार का नारा दिया था। ये नहीं करना चाहिए था। किसी कंट्री के इलेक्शन में ये अलग बात है कि हम ये चाहें कि कौन जीते कौन हारे, हमारी भी ख्वाहिश हो सकती है कि फलां जीते फलां हारे, लेकिन उसको हम जाहिर नहीं करते। और फिर इतने बड़े लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, कि जाहिर नहीं करते कि हम किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेते या कुछ इंटरफेयर या उसमें कुछ दखल देना चाहते हैं। ये बहुत बुरी बात होती है। तो ये एक बुनियादी गलती हुई। जाहिर है कि डेमोक्रेट्स ने इसका कोई अच्छा असर नहीं लिया।
बल्कि उन्हें बुरा लगा। और सच पूछिए तो कोई भी उनकी जगह होता तो उन्हें बुरा लगता। आप क्यों दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स में टांग अड़ा रहे हैं? दूसरी बात ये याद रखिए कि हमारे लिए का मतलब हमारे कंट्री के लिए, बल्कि मोदी गवर्नमेंट के लिए जो बाइडेन से ज़्यादा परेशानी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की। एक अजीब बात है, कमला हैरिस की मदर हिंदुस्तानी थी, चेन्नई से उनका ताल्लुक़ था। गोपालन फैमिली बहुत बड़ी वहाँ की फैमिली थी। मैं एक बार पहले भी किसी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि मुझे मालूम तो नहीं है, यकीन तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका ताल्लुक़ ए.के. गोपालन से है, जो 50s में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर थे। और ये भी कहा जाता है कि उनके जो नाना थे वो भी गोपालन थे, मुझे पूरा नाम नहीं याद है उनका, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी हुआ करते। कमला हैरिस बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। वो ह्यूमन राइट्स के मामले में बड़े बड़ों को मात दे देती और बहुत उनकी आवाज़ तेज, तुंद, प्रखर, मुखर आवाज़ इस सिलसिले में। और कमला हैरिस ने जब हमारे यहाँ कश्मीर से 370 हटाया गया और उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शंस काटे गए, कश्मीर में बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, उस वक्त कमला हैरिस ने प्रोटेस्ट किया था और ये कहा था कि यह गलत हो रहा था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम कश्मीरी आवाम से ये कहना चाहेंगे कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके पीछे खड़े। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो बाइडेन ने भी बहुत साफ ये कहा था जब ये सीए लगाया जा रहा था, NPR की बातें हो रही थी कि ये सब गलत है, अनडेमोक्रेटिक है और हिंदुस्तान की जो रवायत है, हिंदुस्तान का जो कस्टम है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, उसको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत कानून है। उन्होंने सीए की बहुत सख्ती से मुखालफत की थी। तो अब मसला ये है कि कश्मीर पर क्या रुख होगा उनका। मैं ये तो यकीन से कह सकता हूँ कि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आप कश्मीर को आज़ाद कर दीजिए, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप कश्मीर पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें हटाइए। और अगर इतना भी हुआ तो कोई बहुत हमारे लिए आसान काम नहीं होगा, हमें उससे बेआरामी होगी। तो ट्रंप के हारने से जो है वो डायरेक्ट असर पड़ रहा है हमारे हिंदुस्तान की इन हालात पर। कमला हैरिस की वजह से भी यहाँ खासी परेशानी। वरना तो एक बहुत सीधी सी बात थी कि एक हिंदुस्तानी ओरिजिन की औरत, वो भी औरत, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती थी। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सन्नाटा पैदा हुआ, कोई खुशी नहीं मनाई जा रही, कोई खुशी नहीं। इतनी बड़ी बात कमला हैरिस, वो भी छोड़िए कि वो हिंदुस्तानी ओरिजिन की हैं, एक औरत हैं। आज तक अमेरिका में, अमेरिका की हिस्ट्री में कोई औरत वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकी है। हिलरी क्लिंटन ने लड़ना चाहा, लड़ा और बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन हार गई, क्योंकि अब भी अमेरिका में एक बहुत बड़ा सेक्शन है वहाँ की जनता का, वहाँ के अवाम का, जो ये नहीं चाहता कि औरत कोई प्रेसिडेंट बने अमेरिका की। तो आज कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। दो बातें हैं। पहले तो ये कि जो बाइडेन खुद 78 ईयर्स के हैं, 78 साल के, तो ये तय है कि दौड़ भाग का सारा काम कमला हैरिस करेंगे। तो सही मानों में प्रेसिडेंशियल काम जो है वो कमला हैरिस करेंगी। और अगर वो करेंगी तो 4 साल के बाद ये भी मुमकिन है कि वो इलेक्शन लड़ें। हो सकता है कि अमेरिका की अगली प्रेसिडेंट एक इंडियन ओरिजिन की औरत हो।
हम तो इस बात को बहुत समझते थे लोग खुश होंगे, लेकिन हम देखते सरकारी में भी बीजेपी में किसी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, किसी ने कमला हैरिस को मुबारकबाद नहीं दी। सारी दुनिया कमला हैरिस को मुबारकबाद दे रही है, सारी दुनिया की औरतें खुश हैं, सारी दुनिया के वो लोग खुश हैं जो समझते हैं कि औरत और मर्द को बराबर हक मिलना चाहिए, वो सब खुश हैं। हमारे यहाँ क्यों इतना सन्नाटा छाया हुआ है? तो ये सब बता रहा है कि सबको मालूम है कि जो बाइडेन का अमेरिका ट्रंप के अमेरिका से मुख्तलिफ होगा। कितना मुख्तलिफ होगा इसका इंतज़ार आप भी कीजिए और हम भी करते हैं। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, किसी और सब्जेक्ट को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए।